नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। 12 नवंबर को उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में हादसा हुआ और तब से लेकर अब तक टनल में फंसे मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। जाहिर है इसे लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये अलग बात है कि रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन अब एक तरफ जहां नैनीताल हाईकोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सहित कई विभागों के सचिव से 48 घंटे में जवाब मांगा है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस के नेताओं ने भी राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। टनल बना रही कंपनी से लेकर सरकार तक कई सवाल हैं, जिसका जवाब मिलना सियासत में बहुत मुश्किल होता है। मौजूदा वक्त में न सिर्फ HNN न्यूज चैनल बल्कि राज्य और देश की जनता के साथ पूरी दुनिया 41 मजदूरों की सलामती की दुआ मांग रही है। कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा में बढ़ते हैं। लोग अपनी ओर से लगातार कर रहे हैं और निश्चित ही ये देश आस्थाओं का देश है और हम लोगों ने सोचा है कि ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि सरकार को सद्बुद्धि आए और निर्णय सही ले और जल्दी से जल्दी जो हमारे भाई वहाँ फंसे हुए हैं उनकी जान बचाई जा सके। सरकार ने शुरुआत में एक मशीन लाए, 2 दिन बाद वो 1.25 मीटर खोदने के बाद वो मशीन ख़राब हो गई। उसके बाद दूसरी मशीन हरकुलिस विमान से लाई गई, काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद वो मशीन भी जो है 24 मीटर खोदने के बाद बंद हो गई। लेकिन सरकार को 5 दिन जाने के बाद ये याद आए कि उसमें बीच में एक जेसीबी भी फंसी हुई है, एक गाड़ी भी फंसी हुई है, तो आप ऊपर से छेद करने का। अरे 5 दिन तक क्या तुमको पता नहीं था? पहले आपने 35 आदमी कहा, फिर 40 कहा, कल 41 की सूची जारी हुई है। तो सरकार पूरी तरह से कन्फ्यूज़ है और कुछ भी नहीं हो रहा। कोऑर्डिनेशन आपस में सही से नहीं बना है। अब जाके गडकरी जी आए हैं और उन्होंने वहाँ खुद ध्यान दिया है, तो शायद अब कोऑर्डिनेशन बने। लेकिन अभी भी जो अंदर खाने खबरें आ रही कि 14 से 15 दिन और लग सकते हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। बिना सूर्य की रोशनी के, बिना पर्याप्त भोजन, बिना पर्याप्त ऑक्सीजन, बिना पर्याप्त पानी के लोग वहाँ अंदर हैं, क्या उनकी मनोदशा हो रही होगी? तो ये चिंता का विषय है और इसीलिए हमने देव सहारा भी ले रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से यज्ञ कर रहे हैं कि सरकार और एजेंसीज़ को सद्बुद्धि आए और जो वहाँ अंदर फंसे हुए हैं लोग, उनकी जान बच सके और उनको सही समय पर बाहर निकाला जा सके। 1 सप्ताह से भी अधिक का समय बीत गया है, बल्कि मैं समझता हूं कि 10 दिन से अधिक का समय बीत गया है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल में 40 मजदूर आज तक फंसे हुए हैं। मैंने तात्कालिक रूप में उस दिन ये कहा था कि अभी इस पर कुछ रिएक्ट बहुत इस रूप में नहीं किया जा सकता कि सरकार के प्रयासों में कोई कमी हो। उस दिन मैंने ये कहा था, लेकिन मैंने ये कहा था कि सरकार को तत्काल इसमें प्रयास करने चाहिए। आज इतना समय बीत जाने के बाद ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि सरकार के पास न इच्छा शक्ति दिखती है और सरकार के पास न सामर्थ्य दिखती है। ऐसे लुंज पुंज सरकार, जिसको कि डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, आज 10 दिन से उन 40 फंसे हुए लोगों की स्थिति का भी पता नहीं लगा पा रही है, बता नहीं पा रही है कि उनकी स्थिति क्या है। दिवाली बीती, दिवाली के बाद तमाम इतना समय बीत गया, लेकिन अब तक आप लोग मशीनों का ही लाना ले जाने की बात कर रहे हैं। आप सामने आकर कृपया ये बताएं कि उन मजदूरों की अंदर स्थिति क्या है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि एक तरफ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन टनल में लगातार जारी है, तमाम एजेंसियां इसमें जुटी हुई हैं, तमाम तरीके के प्लान्स ABCDE तमाम प्लान्स बनाए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस प्रदेश में अब राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां पर विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से तमाम सवाल जो है एजेंसियों पर भी और सरकार पर भी उठ रहे हैं। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करा देते हैं। नवीन पिरसाली जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप चमोली जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शांति प्रसाद भट्ट जी UKD नेता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन पिरसाली जी, अभी की अगर अपडेट की अगर बात करें, आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? देखिए, सिलक्यारा जो टनल हादसा था, एक गंभीर दुर्घटना हुई है और लगातार सरकार सारे प्रयास वहाँ पर कर रही है, सारे विशेषज्ञ वहाँ पर बुलाए गए हैं और पल पल जो घटनाक्रम वहाँ बदल रहा है वो थोड़ा चिंताजनक होता है, क्योंकि जिस प्रकार से राहत और बचाव कार्यों में बाधा बन रही है वो थोड़ा सा चिंता का विषय बना है। लेकिन फिर भी सरकार ने वो तमाम इंतजाम किए हैं जिनकी वजह से अल्टरनेट रूट्स निकाले जा सकते हैं और अभी तक की जो खबर है उसके मुताबिक सभी लोग वहाँ पर सुरक्षित मौजूद है। उनके लिए दवाइयाँ, ऑक्सीजन और जो खाने का सामान है, ड्राई फ्रूट्स, चने, सब भेजे जा रहे हैं और पानी उसके अंदर ही है, पानी भी भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर
जो स्थिति अभी की है उसमें जो अल्टरनेट रूट बनाया जा रहा है उससे एक बड़ी उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ देर बाद, अभी से थोड़ी देर बाद वो शुरू हो जाएगा, उसकी ड्रिलिंग शुरू होगी दूसरी मशीन से, और रोड बनाने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। तो अब वहाँ से जो ड्रिलिंग होगी उससे बहुत उम्मीद की जा रही है कि हम जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर उन जो फंसे हुए अपने भाइयों को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। संदीप चमोली जी, 1-2 दिन का समय बोला, लेकिन जैसे कि हमने प्रदेश अध्यक्ष शरण मारा को सुना, वो कह रहे हैं 14 से 15 दिन का समय लग रहा है। सियासत क्यों हो रही है इस मामले पर? दिव्य दर्शनी, सियासत निश्चित ही अब इस पे होनी अति आवश्यक है। ये एक ऐसी आपदा है जो एक अनियंत्रित विकास इस पहाड़ी राज्य में, आप इस टनल की पूरी रिपोर्टें अगर देख लेंगे, प्रत्येक जो हमारे भूवैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि सब नियम कानूनों को ताक में रख कर एक अनियंत्रित विकास, और इस टनल में भी वो काम हो रहा था। ये आपदा प्राकृतिक जनित नहीं है, ये आपदा मानव जनित है और जबरदस्ती की हुई आपदा है। दुर्भाग्य इस प्रदेश का तब है दिव्य दर्शनी कि एक लोकप्रियता हासिल करने के लिए यहाँ लोगों की जान को खतरे में डालने का काम सरकार ने और जो कंपनी जो काम करवा रही है उसने किया है। आप ये मानिए कि ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि जितने भी मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, पहले उनकी संख्याओं को लेकर हम सब आशंकित रहे। जब संख्याएं स्पष्ट हुई तो तब जाके पता चला कि वहाँ कितने लोग अंदर कार्य कर रहे थे। क्या जो कंपनी कार्य कर रही थी वो कंपनी मजदूरों का कोई लेखा जोखा नहीं रखती थी। उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि कंपनी द्वारा जब थोड़ा सा भूधसाव उसमें होता है, थोड़ा सा मलबा जब गिरता है, मजदूरों द्वारा बताया गया, सुपरवाइजर द्वारा बताया गया कंपनी के लोगों को, इंजीनियरों को कि यहाँ ऐसा हो रहा, उन्होंने उस बात को नेगलेक्ट करा। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि क्या कोई प्राइवेट कंपनी अगर हमारे राज्य में काम कर रही है तो क्या सरकारी कोई भी संस्था उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर रही है? उनको खुली आ जाती है कि आप किसी भी प्रकार का काम करिए, कोई भी देख रेख के लिए कोई भी संस्था क्या वहां मौजूद नहीं है? वो जिनका प्रोजेक्ट है क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? और उसके बाद जब ये हादसा हो जाता है, आपको जान के हैरानी होगी कि मिनटों के नहीं घंटों के बाद जिला प्रशासन को सूचना देने का काम कंपनी द्वारा किया गया है। क्या ये संवेदनहीनता नहीं है? और जिम्मेदारी तब ज्यादा बढ़ जाती है तत्काल प्रभाव से दिव्य दर्शनी ऐसी कंपनी पर, वो हमारे देश के लोग हैं, वो प्रत्येक राज्यों के लोग हैं, ऐसी कंपनी पे तत्काल प्रभाव से लोगों की जान को खतरे में डालने का मुकदमा जो 307 की धारा के तहत आईपीसी में दर्ज होता है, वो मुकदमा तत्काल प्रभाव से वो मुकदमा उस कंपनी पे होना चाहिए। और जितने भी मजदूर अंदर बंद हैं, उनकी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और उन सबको सुरक्षित निकलने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इस जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। सरकार को स्पष्ट रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट न्यायालय में जो दाखिल पीएलआई हुई थी, उसकी स्पष्ट जानकारी सरकार को 24 घंटे के अंदर पूरा जितना भी काम इस टनल में हुआ है, सुरक्षा एवं बचाव का, उसकी पूरी जानकारी जो है सरकार को सार्वजनिक करने की आवश्यकता है, जिससे लोगों के पास, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के लोग उसमें हैं, लोगों के पास, अनेकों राज्य के लोग उसमें हैं, लोगों के पास सही जानकारी दिव्य दर्शनी पहुंच सके और लोग भ्रमित ना हो। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपका क्या टेक है पूरे मामले पे? एक तरफ तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 8-9 दिन का वक्त हो चुका है, ऐसे में अब सियासत भी शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए दिव्या जी, सर्वप्रथम तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जो 41 जानें फंसी हुई हैं टनल के अंदर, भगवान उन्हें सुरक्षित रखे। दूसरी बात, सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं कि आज 8 दिन हो गए हैं, अभी तक ये पता नहीं है कि उन 41 जानों को कैसे बचाया जाएगा जी। तीसरी बात, जो कार्यदायी संस्था है, यदि सुरक्षा मानकों के तहत कार्यप्रणाली पर सुधार होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। 10 मीटर सुरंग खुदी, उसमें एक पाइप अंदर डाला, जो मानक है, सुरंग को पक्का किया, फिर आगे का कार्य किया। आप बताइए कि 70-80 मीटर तक खोद दिया और सुरंग में कोई सुरंग को जो है सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई। ऐसी स्थिति में यदि जब मजदूर ये कह रहे थे कि भाई ये कच्चा पर्वत है, यहाँ से स्लाइडिंग हो रही है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है,
ऐसे में जीएम का ये कहना, जो मजदूरों के बयान हमने सुने हैं कि आपको काम करना है करें, मरना है मरे, आप काम करो वरना भागो, ये जो बयान मजदूरों ने दिए हैं, अभी तक उस जीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करना ये बताता है कि जो कार्यदायी संस्था है वो सरकार में बहुत ताकतवर है और सरकार उन्हें बचाने पे लगी है। चौथी बात, प्रधानमंत्री कार्यालय इसका संज्ञान लेता है, वो अपने अंडर सेक्रेटरी को उत्तराखंड भेजता है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। ये बताता है कि 41 जानों के प्रति उत्तराखंड की सरकार की संवेदनाएं कितनी सजग है। अब हमारा ये कहना है, लापरवाही हुई है जी। अखबार बता रहे हैं, मीडिया चैनल बता रहे हैं, मजदूरों के बयान बता रहे हैं और कार्यप्रणाली बता रही है कि सरकार ने इसमें लापरवाही करी है। जी। यदि कार्यदायी संस्था ईमानदारी से सुरक्षा मानकों का ध्यान रखती तो आज उत्तराखंड में इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। 8 दिन के बाद भी आज ट्रायल चल रहा है, कोई कह रहा है ऊपर से ड्रिल होगा। अब आप बताइए, जब ऊपर से इसमें ड्रिल होगा, जो कच्चे पहाड़ है अंदर सुरंग, जो कि 45 मीटर से 70 मीटर हो गई, यदि पूरा पहाड़ नीचे गिर गया, अगर वो दब गए तब कौन जिम्मेदार होगा? तो हमारा ये कहना है कि हिट एंड ट्रायल से ये कार्य नहीं चलेगा। भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि भूगर्भ वैज्ञानिक कहते हैं कि पहाड़ को ऊपर से ड्रिल कीजिए, तब ड्रिल कीजिए। यदि आप ऊपर से छेड़ेंगे और भूगर्भ वैज्ञानिकों की अनदेखी करेंगे तो हमको लगता है कि कहीं कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। ऐसी शंका जो बनी हुई है उसके पीछे कारण ये है कि 8 दिन में सरकार की मशीनरी, कार्यदायी संस्था लाचार और हताश होकर खड़ी है। ये बताता है कि उत्तराखंड के अंदर हमने ना तो रेणी से सबक सीखा, ना केदारनाथ से सबक सीखा, ना जोशीमठ से सबक सीखा, ना ऑल वेदर रोड के धंसने से सबक सीखा। जो भी भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, चाहे वो वाडिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो सीबीआई रुड़की हो, सीबीआरआई, सबकी रिपोर्ट की अनदेखी ये बताती है कि उत्तराखंड की सरकार विकास के नाम पर उत्तराखंड के जनमानस को संकट में डाल रही है। यही कारण है कि केदारनाथ की दुर्घटना से हमने सबक नहीं सीखा, रेणी से नहीं सीखा, जोशीमठ से नहीं सीखा और आज अब उत्तरकाशी में 41 जानों को हमने खतरे में डाल दिया है। यह बताता है कि ये जो तराजू वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये कमीशन के चक्कर में आनन फानन में ऐसी कंपनियों को काम दे रही है जो कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर मजदूरों को झोंक रही है और उसके परिणाम है कि चाहे कितनी भी सुरंगें हो, हर सुरंगों की दुर्घटना के बाद इन्होंने कोई इसमें तैयारी नहीं की है, जिस कारण आज पूरे देश से लेकर राज्य के अंदर एक संकट बना हुआ है कि 41 जानों को कैसे बचाया जाए। हमारी उन परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं जो कि दिवाली जैसे पर्व में सरकार की छुट्टी होने के बावजूद कार्यदायी संस्थाओं ने मजदूरों को झोंक के रखा, उनकी गरीबी का मजाक बनाया। उसके बावजूद भी सरकार ने यदि एफआईआर दर्ज नहीं करी तो ये पता लगता है कि सरकार और कार्यदायी संस्था एक होकर उत्तराखंड से लेकर बाहर के मजदूरों का दमन कर रही है। उसी का परिणाम है कि आज 41 जानें फंसी हैं और 8 दिन के बाद भी सरकार लाचार और हताश होकर अनाप शनाप बयान दे रही है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो 41 जाने बचे, वो 41 परिवारों का दिया ना बुझे। हम ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी, अगर आपके एनालिसिस की बात की जाए राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि अगर पक्ष है तो विपक्ष भी है, दोनों साथ में मिलकर काम करते तब एक प्रदेश बेहतर तरीके से चलता है। ऐसी परिस्थिति में राजनीति करना कितना सही आप मानते हैं? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, जो ये सिलक्यारा टनल में अभी दुर्भाग्यवश जो हादसा हुआ है हमारे मजदूरों के साथ, ये एक दुखद घटना है और बहुत ही चिंतनीय विषय भी है। देखिए सरकार और विपक्ष दोनों के अपने अपने बहाने और अपने अपने तरीके से वो
राजनीति करने के जो उनके अपने तरीके हैं वो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर सरकार का कोई व्यक्ति आके कहता है या उसको प्रचारित करना चाहता है तो वो भी गलत है, और अगर विपक्ष इसे एज ए मौकाए वारदात देख रहा है तो वो भी बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसे सेंसिटिव विषयों पे हमें सिर्फ भगवान से दुआ करनी चाहिए और जितनी हो सके हमें मदद करनी चाहिए। ये समय मदद का है, ये समय राजनीति करने का नहीं है। अब ये जाहिर सी बात है कि अलग अलग राज्यों में चुनाव भी चलते रहते हैं हमारे देश में, तो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेतागण अपने बयान और ये सब बयानबाजी करते रहते हैं इन विषयों पे, लेकिन ये एक हादसा है। अब हादसा है, और एक हादसा इस तरीके से है कि भैया या तो हमें अपना विकास रोकना होगा या तो हम टनलें ना बनाए। देखिए मैं भी इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि हमारे पहाड़ों में जो अनइवन टाइप का जो डेवलपमेंट सरकारों के द्वारा हो रहा है, वो भिन्न भिन्न सरकारों को, बीजेपी अकेला कार्य नहीं कर रही है आज, ये पिछली सरकारों ने भी कुछ कार्य जो किए हैं वो सब उसमें बहुत सारे नियमों की अनदेखी की जाती है, और बस इस बात पे की जाती है कि भाई सरकार ने कोई चीज सैंक्शन कर दी है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, तो अब हमें इस प्रोजेक्ट को किसी भी हाल में धरती पे उतारना है जनता को दिखाने के लिए कि देखिए हमने तो ट्रेन ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंचा दी है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हमें उसके साइड इफेक्ट क्या होने वाले हैं। हम अब इतनी सारी आपदाओं को झेलते आ रहे हैं, हर दूसरे तीसरे साल हमारे प्रदेश में बड़ी बड़ी आपदाएं आती जा रही है। पीछे आप इतनी आपदाएं देख चुके हैं, हाल ही में 2013 में आपने केदारनाथ में देखी, उसके बाद आपने ये जोशीमठ में अभी अभी आपको कितनी भयानक हमारे लिए स्थिति पैदा हो गई है वहाँ पे, और फिर अभी एनजीटी की रिपोर्ट आपने देखी होगी, तो मसूरी को भी एक डेंजर जोन में, देहरादून और मसूरी के पूरे बेल्ट को एक डेंजर जोन में घोषित किया गया। एनजीटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, आपने इस पे डिबेट भी रखी थी और आपने बात भी रखी थी, तो कि एनजीटी की रिपोर्ट क्या कह रही है। आप देखिए ये भूकंप जोन है सारे, कम से कम हमारे प्रदेश के 13 जिलों में से 8 जिले हमारे सेंसिटिव वी जोन में, 4th जोन में आते हैं ये सारे। तो ये सभी जोन जो है ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य बड़े देख रेख के साथ करने होंगे और नियमों का पालन करना होगा। जैसा कि मेरे भाई अभी यूकेडी नेता शांति प्रसाद भट्ट जी ने भी कहा कि हमारे जो बाड़िया इंस्टीट्यूट है जियोलॉजी का और आपका CBRI है रुड़की में, इनकी रिपोर्टों की अनदेखी की जाती है, इनकी जो रिसर्चेज होते हैं उनको नहीं माना जाता। ये बात सच है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे वाडिया इंस्टीट्यूट ने 2004 में ही यहाँ के बारे में पूरी बात बता दी थी कि देहरादून और मसूरी में 2 मंजिल से ज्यादा मकान बनने की परमिशन नहीं दो, क्योंकि ये एक भूकंप जोन एरिया है। यहाँ आज देखिए आप कितना मंजिल है यहाँ पे इमारतें बनने जा रही है, और कितना एरिया किस तरीके से। तो ये आगे की जो हम जा रही है, विकास नहीं हो रहा है इस देहरादून का, ये डिजास्टर की ओर जा रहे हैं हम। और एक ना एक दिन देख लीजिए, कभी ना कभी प्रकृति जिस दिन अपना रंग दिखाएगी, उस दिन हमें उसका रिजल्ट फिर आप पछतावे के सिवाय आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और सेम स्थिति उधर भी हो रही है, पर हम फिर भी कामना करते हैं, दुआ करते हैं, देवभूमि है, भगवान उनकी जान की सुरक्षा करे। हमारे जो मजदूर भाई वहाँ पे है 40-41 जो भी उनकी संख्या है, वो जरूर बाहर आएंगे। और सरकार भी इस वक्त अपने प्रयास कर रही है, हर लेवल पे कर रही है, क्योंकि अभी सरकार का ये नहीं है मकसद होना चाहिए कि मैं इस पे कोई राजनीति करूं या कोई अपने मतलब फोटोग्राफी करूं, ये सब चीजें नहीं है। वो भी एक मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। और आज तो नितिन गडकरी जी को भी हमने वहां पे देखा, तो वो भी कार्यस्थल पे पहुंच चुके हैं, तो वो भी अपने अधिकारियों को उस तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं अपनी। तो इस वजह से मैंने बिल्कुल। नवीन पिरसाली जी, सियासत अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर ये मुद्दा पहले एक राज्य तक का मुद्दा सीमित रह गया था, फिर ये नेशनल मुद्दा क्योंकि PMO इन्वॉल्व हो गया, अब क्योंकि जो है बाहर से इंटरनेशनल स्तर के आपने जो है एक्सपर्ट्स बुला लिए हैं, तो ये इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। लेकिन सवाल वही उठता है कि जब आप विकास करते हैं तो जो सेफ्टी मानक होते हैं उनकी अनदेखी क्यों है? आज हम कह रहे हैं कि ये श्रमिक जो है सुरक्षित रहे, सब प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी नौबत ही क्यों आती है? आपदा जो होती है, जो दैवीय आपदा होती है, उसको कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मानव जनित जो आपदा है उसका क्या कीजिएगा सर आप?
नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस प्रकार के हादसे जो हैं वो मानव जनित ही हो सकते हैं। जो कंपनी वहां पर काम कर रही है उसके द्वारा जो लापरवाही हुई है उसकी भी जांच सरकार ने की है और आगे भी जांच उसकी जारी है। लेकिन इस वक्त जो सबसे प्राथमिकता है वो प्राथमिकता है अपने मजदूरों को बचाना, इंजीनियर्स को बचाना जो वहाँ फंसे पड़े हैं। उनकी स्थिति बहुत हम समझ सकते हैं कि अगर हम किसी कमरे में भी बंद हो जाएं तो बहुत आफत आ जाती है, तो वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो हमारा पूरा ध्यान है कि इस वक्त उनकी जान कैसे बचाई जाए, उनको सुरक्षित कैसे बाहर निकाला जाए। साथ साथ में इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। ये नहीं कि वो सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे या उनको कंपनी को कुछ पूछताछ नहीं हो रही है। लेकिन इस वक्त जो फोकस है वो फोकस केवल उनको बचाने में ज्यादा है। साइड बाय साइड इंक्वायरीज भी वहां पर चल रही है। और जहां तक आप ये देख सकते हैं कि सरकार ने कोई भी कसर किसी भी लेवल पर नहीं छोड़ी है। ये पहले दिन ही प्रधानमंत्री जी इन्वॉल्व हो गए थे। जब दुर्घटना की सूचना मिली तो मुख्यमंत्री जी किसी भी तरह से वहां पहुंचे, एकदम पीएमओ से बात हुई, प्रधानमंत्री जी से बात हुई और लगातार अभी तक बात हो रही है। पीएमओ की टीम भी वहां पर है, हमारे सचिवालय की टीम भी वहां पर है, स्थानीय प्रशासन पूरा वहां पर है। और आप देख रहे हैं कि जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं वो भी, नितिन गडकरी जी भी वहां पर पहुंचे। लेकिन यह है कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं की जा सकती है और वहां की मॉनिटरिंग छोड़ी भी नहीं जा सकती है। तो एक केवल बचाने का प्रयास हो रहा, कोई राजनीति कोई भी इसमें नहीं कर रहा, कोई फोटोबाजी नहीं हो रही है। इसलिए आप देख रहे हैं कि बहुत केवल काम पर ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे मजदूरों को बचाया जाए। फिरसाली जी, समझ में आ गया आप लोग नहीं कर रहे हैं राजनीति और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए बहुत रिस्ट्रिक्टेड तरीके से इसमें बयानबाजियां हो रही हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि जब टनल बनना चाहिए, जो शुरुआती प्रोसेस होनी चाहिए वो अब की जा रही है। अब आप ये सोचिए, जब टनल बन रहा था ये सेफ्टी जब उस टाइम पे ध्यान देनी थी, अब ये सोचा जा रहा है कि यहाँ से ड्रिल करें कि वर्टिकल ड्रिलिंग करें, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करें, या हम लोग ऑगर मशीन लगाए, रोबोट्स का यूज किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर रेतीली मिट्टी है, वो जमीन पे चलने वाले रोबोट्स हैं, तो वो कितने कारगर होंगे ये देखना है। लेकिन कोशिश जारी है, तो ये कोशिशें तो शुरुआत में कर लेनी चाहिए ना। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? दिव्यदर्शन जी, शुरुआत से ही हुआ ये नहीं कि पहले जो जहां पर मिट्टी आई थी, मलबा आया था, उसको साफ करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़े बड़े बोल्डर, जो बड़े पत्थर वहां पर आए हैं, उनकी ड्रिलिंग नहीं हो पा रही है। अगर उनकी ड्रिलिंग करते हैं तो उनका जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि विशेषज्ञ भी वहां पर हैं, वो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। वो बोले कि अगर ज़्यादा हम यहाँ पर वाइब्रेट करेंगे तो हो सकता है पहाड़ और ज़्यादा खिसक जाए। तो ये सब जो मुश्किलें बीच में आ रही, ये उसकी बचाव कार्य में रोड़ा पैदा कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्टरनेट रूट पर शुरू से ही काम कर दिया गया। अब उत्तरकाशी जैसी जगह पर दुनिया के विशेषज्ञ पहुंच चुके हैं, पहले ही दुनिया भर की मशीनरी वहां पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब नहीं है कि आज स्टेप लिया, फर्स्ट डे से ही स्टेप लिया गया। सरकार ने पहले दिन से ही बिना किसी ढिलाई के उस कार्य को द्रुत गति से करने के लिए सारे निर्देश दिए, सारे अधिकारियों को खुली छूट दी। और यह है कि वहां पर सब प्रकार की मशीनें वहां पर पहुंची हुई हैं। और मुझे पूरा भरोसा है विज्ञान पर, और मुझे पूरा भरोसा है देवभूमि के भगवानों पर कि हम उन जानों को पूरी तरह से सुरक्षित करेंगे। और उनको सुरक्षित रखने के लिए जो उपाय वहां पर अंदर हो रहे हैं उसको सरकार पूरी तरह से कर रही है, प्रशासन पूरा लगा है। और आप भरोसा रखिए कि बहुत अच्छी खबर आएगी। बिल्कुल। संदीप चमोली जी, आप लोग भी सरकार में रहे हैं, क्योंकि चाहे जितना जिम्मेदारी वाला बयान पक्ष का होता है उतना जिम्मेदारी वाला बयान विपक्ष का भी होता है, क्योंकि आप लोगों को भी सुनते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसा कोई भी सवाल इस वक्त उठाना टेंशन क्रिएट कर सकता है, पैनिक क्रिएट कर सकता है उन लोगों में जिनको ये उम्मीद दिलाई जा रही है कि हम जल्द ही आप के जो परिजन वहां फंसे हुए उनको बाहर निकालेंगे? दिव्यदर्शनी, ये जो हमारे शब्द जो हमारे नेताओं के, आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से प्रसारित हो रहे हैं, ये शब्द जो हैं, जो परिजन, उन मजदूरों के परिजन जो टनल के बाहर हैं, ये उनके शब्द हैं। हम कुछ कहें तो आप उसे राजनीति कह सकती हैं, विपक्ष में हैं तो लाजमी है, परंतु जो शब्द मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये शब्द उन लोगों के शब्द हैं जिनके अपने, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति उस टनल में फंसा, ये उनके शब्द हैं। दुर्भाग्य इससे बड़ा क्या होगा कि लगभग 10 दिनों में, और स्वयं आपके कई माध्यमों से पीएमओ जिस मुद्दे में पहले दिन से इन्वॉल्व हो गए हों, पीएमओ कार्यालय देश की सबसे बड़ी संस्था, और तब भी उसमें स्थिति जस की तस हो, तो दिव्यदर्शनी आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सुरंगें मेरे राज्य में, हमारे उत्तराखंड में चारों तरफ बन रही है। और सबसे बड़ी हैरानी यह है कि जब वो टनल इतनी खुद गई तो उसमें जो सुरक्षा की कंक्रीट की दीवार जो टनल के ऊपर लगाई जाती है, सीमेंटेड, वो नहीं है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और एक पाइप जो डलता है, जो पानी का रिसाव जो
उसको बाहर निकालने के लिए होता है, उस पाइप को ऑक्सीजन के रूप में यूज करते हैं, उस पाइप का वहां होना दुर्भाग्यपूर्ण है। दिव्यदर्शनी हम मान रहे हैं कि चलो मलबा आ गया, विकास का कार्य चल रहा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बात से हैरानी है कि क्या उस संस्था को, उस कंपनी को काम देने के बाद सरकार भूल गई थी? क्या इतनी बड़ी टनल बनते समय, इतनी बड़े कार्य होते समय क्या सरकार उसकी कोई भी मॉनिटरिंग नहीं कर रही थी? क्या आपको लगता नहीं कि यह सवाल लाजमी है? क्या 40 से 41 मजदूर जो बिना बीमा के, बिना बीमा के, बिना स्वास्थ्य परीक्षण के, आपको पता टनल में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए पहला मानक क्या है? उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है, उसका प्रमाण पत्र होता है। जितने भी मजदूर ऐसी जानलेवा जगह पे काम करते हैं उनका बीमा कराना आवश्यक होता है। आपको जरा जानकर हैरानी होगी, किसी भी मजदूर का बीमा नहीं है दिव्यदर्शनी। अगर कोई अनहोनी घटती है तो हम, उनके जो परिजन है वो बेचारे कहीं के रहेंगे नहीं। ये सरकार को सोचना होगा। नहीं, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है क्या इस राज्य में जिन्होंने काम दे दिया और काम देने के बाद कह दिया खोदो इस उत्तराखंड को, खोदो इस पहाड़ को, खोद डालो इस पूरे राज्य को? क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस राज्य में? अब आप कह रहे हैं कि हमने सब अधिकारियों को खुली छूट दी है, अब आप कह रहे हैं कि हमने इस पूरे राज्य को खुली छूट दी है, अब आप कह रहे हैं अधिकारी रात दिन काम कर रहे हैं। भैया क्या काम कर रहे हैं रात दिन आपके अधिकारी? क्या जब वो कार्य हो रहा था, जब अनियंत्रित तरीके से खुदाई हो रही थी, जब बिना सुरक्षा मानकों के खुदाई हो रही थी, तो क्या दिव्यदर्शनी आपको, अगर किसी कार्यकारी संस्था को आपने काम दे भी दिया है, कोई कंपनी काम भी कर रही है, तो क्या उसकी मॉनिटरिंग जैसी कोई बात नहीं होती? लेकिन कोई भी बात नहीं होती दिव्यदर्शनी। एक छोटी सी बात यह है कि अगर आप लोग कह रहे हैं ये उन परिजनों की बातें हैं जो वहां पर बाहर मौजूद हैं, तो फिर आप लोगों के पास भी तो एक्सेस है उन लोगों का जो काम कर रहे हैं, उन तक डिटेल्स पहुंचानी चाहिए आप लोगों ने। दिव्यदर्शनी, ये जो आपदा है ये प्राकृतिक की आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा, केदारनाथ की आपदा को प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं। ये एक कंपनी की लापरवाही से हुई हुई आपदा है। जो 40 लोग बेचारे, हम सब ने दिवाली अपने घरों में बनाई, उन्होंने उस टनल के अंधेरे कमरे में बनाई है। वो जिम्मेदार वो कंपनी है, और उस कंपनी की मॉनिटरिंग की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है दिव्यदर्शनी? वो विपक्ष तो नहीं करेगा। अगर किसी इतनी बड़ी संस्था को करोड़ों का टेंडर अगर इस राज्य में दिया जा रहा है, अगर सेंटर का प्रोजेक्ट भी है, तो क्या राज्य सरकार के या सेंटर के कोई एनएच का कोई मानक नहीं है? क्या आप किसी कंपनी को काम देने के बाद भूल जाते हैं? हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ऐसे बुरे वक्त में पूरा विपक्ष आपके साथ है। हम उन 41 लोगों की सुरक्षा की दिन कामना करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये काम टनल एक जगह नहीं हो रही है। गढ़वाल क्षेत्र में आप जाएंगे, कर्णप्रयाग में टनल खुद रही है, देवप्रयाग में टनल खुद रही है, कुमाऊं साइड में जाएंगे, हर जगह टनल का काम इस राज्य में हो रहा है। तो क्या हमें इस चीज से सबक नहीं लेना चाहिए? और सबक लेना चाहिए दिव्यदर्शनी। और कार्यकारी जो संस्था है उसकी जांच बाद में हो, क्योंकि अपराधी तो वो है। सबसे पहले उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का काम तत्कालीन सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी क्योंकि इस प्रदेश के आंदोलन से जनित पार्टी है और आप लोग प्रदेश के मुद्दे उठाते रहे हैं, इस मुद्दे को कितनी प्रखरता से आप लोगों ने उठाया है सरकार के नुमाइंदों की तरफ और जो एजेंसियां काम कर रही है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि आप तक भी सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया दिव्यदर्शनी। सवाल किसी सरकार की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाने का नहीं है। सवाल इस बात का है कि ये उत्तराखंड जो है पर्वतीय क्षेत्र है, और इस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर हमारे जो हिमालयी बेल्ट है, ये बहुत कच्चे पहाड़ है जी। यहाँ पर वाडिया की रिपोर्ट और CBRI रुड़की की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी परियोजना को लागू करने से पहले भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट पर महत्वपूर्ण जो है संज्ञान लेना चाहिए। दुख की बात यह है कि सरकार जबरन विकास की ओर उत्तराखंड को जिस तरीके से धकेल रही है, ये उसका परिणाम है कि जोशीमठ हो जाता है, केदारनाथ हो जाता है, रेणी की घटना हो जाती है, और ऑल वेदर रोड का धसना यह बताता है कि आप जबरन अनियंत्रित विकास यदि उत्तराखंड में करेंगे तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जोन 5 में उत्तराखंड है। आप सोचिए, यदि कभी जिस तरीके से नेपाल में और अफगानिस्तान में जो भूकंप का केंद्र बन रहा है, यदि ये केंद्र उत्तराखंड में बन गया कभी, तो क्या स्थिति होगी इस राज्य की? सवाल किसी सरकार की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाने का नहीं है। हम विपक्ष के नेता हैं, उन 41 परिवारों के प्रति हमारी भी भावना है कि ये परिवार के बच्चे जो है सुरक्षित हों। मगर आप बताइए
जब उनको कार्य में झोंकने के बाद जिस कंपनी का जीएम मानकों की अनदेखी करके मजदूरों को जबरन काम कराए, जबकि मजदूर कह रहे हैं कि सुरंग धंसने की स्थिति में है, भाई अभी तक सरकार ने उस जीएम को क्यों जेल नहीं डाला? कारण क्योंकि 40% कमीशन और हर परियोजना में पैसा कैसे कमाया जाए, कैसा पैसा बचाया जाए, इस मानसिकता से जब कोई विकास की परियोजना लागू होगी तो दुर्घटनाओं का होना स्वाभाविक है। देखिए, विकास के मानकों के साथ साथ दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ना स्वाभाविक है जी। जब आप कोई काम करते हो तो उसमें दुर्घटनाएं का होना स्वाभाविक है। हमारा ये कहना है कि जब आप सुरंग खोद रहे हो तो आपको पता भी होना चाहिए कि उसमें एक ऐसा पाइपलाइन जरूर रहनी चाहिए कि 10 मीटर खोदा, आपने सुरंग पक्की करी, पाइपलाइन में डाला हुआ, यदि सुरंग धसी तो कम से कम उस सुरंग के मार्फत से आदमी बाहर निकल आए। आपने 45 मीटर सुरंग धस गई, आपने मानकों की अनदेखी करी, जैसे ही आपने उसमें ड्रिल किया 20 मीटर और गिर गई, 70-75 मीटर हो गई। अब आप ऊपर से यदि ड्रिलिंग करेंगे और यदि कोई पानी का स्रोत फूट गया जोशीमठ की तरह, तब क्या होगा? आप कुछ बताने को तैयार नहीं है। हमें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया, प्रधानमंत्री अंडर सेक्रेटरी यहाँ आ गए, मुख्यमंत्री भी वहां पर अपना दौरा कर गए, सरकार की सारी मशीनरी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं वहां पर पहुंच गई। मेरा ये सवाल है क्षेत्रीय दल नेता होने के नाते कि ये सुविधाएं पहले क्यों नहीं थी? वो कंपनी जिसको ये काम दिया गया था उसने पहले सुरक्षा के मानकों की अनदेखी क्यों करी? जो मजदूर अंदर गए थे उनके बीमा क्यों नहीं हुए? बिल्कुल। और जो भाजपा के प्रवक्ता टीवी चैनलों में चिल्ला रहे थे कि 24 घंटे में हम मजदूरों को बाहर निकाल देंगे, विपक्ष हमको बदनाम कर रहा है, राजनीति कर रहा है। भाई हम तो कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, मगर आज 8-10 दिन के बावजूद भी मजदूरों को नहीं निकाला गया, तो इसमें हम क्या कहें? धामी जिंदाबाद, ठाकर धामी कहें? कहने का मतलब है कि जब कार्यदायी संस्था बेईमान हो और सरकार बेईमान हो तो फिर आम जनमानस ऐसे ही संकट में जाता है। फिर वो चाहे ऑल वेदर रोड का धंसना हो, पुलों का गिरना हो, इस राज्य के अंदर किसी भी कार्यदायी संस्था के ऊपर सरकारों ने सख्ती से कार्रवाई नहीं करी, किसी को जेल नहीं भेजा। इसलिए उत्तराखंड जो है बेलगाम होकर उत्तराखंड को लूटा जा रहा है। परिणाम आपके सामने है कि राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, परियोजनाओं में भ्रष्टाचार होने के कारण राज्य 85,000 करोड़ के कर्ज में आ गया, किसी भी कार्यदायी संस्था पे कार्रवाई नहीं हुई और आज उत्तराखंड अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बहुत ईमानदार पार्टी कहती है, इसका हर नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त है। परिणाम आपके सामने है, वो चाहे फिर घटना कहीं की हो। ठीक है, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। संपर्क टूट चुका है शांति प्रसाद भट्ट जी से। वीरेंद्र शर्मा जी, यहाँ पर विकास पर सवाल नहीं है, क्योंकि विकास होना चाहिए। एक राज्य की प्रगति उसी से पता चलती कितना विकास हो रहा है, लेकिन अंधाधुंध विकास नहीं होना चाहिए। सरकार की तरफ से अगर परमिशन मिल भी जाती है, मॉनिटरिंग के काम प्रशासन का होता है। और इस प्रदेश में हम हमेशा सवाल उठाते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, ब्यूरोक्रेसी को पता नहीं है या ब्यूरोक्रेसी मेंटेन नहीं कर पा रही है जो उसे करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं साख तो सरकार की फिर दांव पर लग जाती है ऐसी ब्यूरोक्रेसी की वजह से। देखिए दिव्या जी, विकास होना चाहिए, पर विकास के और भी तो तरीके होते हैं। ये विकास किस काम का जिससे हमें बाद में नुकसान हो? नुकसान तो ये आंखों देखा नुकसान है कि आज हम ये तो छोटे छोटे हादसे हैं, अभी पता नहीं कितने बड़े बड़े हादसे देखने को मिल सकते हैं अगर इसी तरीके से विकास करते रहे। ये विकास कोई भी सरकार हो यहाँ पे इस तरीके के विकास, हम तो देखिए इस पक्ष में नहीं है कभी कि इस तरीके के विकास करे सरकारें। और देखिए आजकल चलिए ऑल वेदर रोड बनना, ये सब चीजें आज की जरूरत है। अब समय के साथ साथ सुविधाएं भी होनी चाहिए, परंतु मानकों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, हम कुछ ऐसे विकास करने जा रहे हैं, एक तो हमारे प्रदेश में आप देख लीजिए अत्यधिक संख्या में हमारे जो वाटर डैम्स बने हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कितने बना दिए आपको पता है?
कितने छोटे छोटे प्रोजेक्ट हर जगह सैंक्शन हो रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी इसी प्रदेश में हैं। तो पूरा उत्तराखंड तो खुद चुका है, बड़े टनलों से पहाड़ों में पूरी जगह छेद हो चुके हैं। तो क्या ये डिजास्टर की ओर नहीं जा रहे हम? ये बिल्कुल डिजास्टर की ओर जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे अभी लंबित प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में, और ये हाइड्रो प्रोजेक्ट हमें क्या, देखिए बिजली बनाने के लिए हम यहाँ बिजली बनाते हैं और सबसे महंगी बिजली भी हम ही खरीद रहे हैं, आपको पता है। और हमारी बिजली दूसरे प्रदेशों में या चाइना में या दूसरे देशों में बेची जा रही है, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो हम लोगों को हो रहा है ना, जो इस प्रदेश में रहते हैं। तो क्या इतने सारे प्रोजेक्ट लाना जरूरी था क्या? आप बताइए, क्या बिजली बनाने के लिए आप हाइड्रो प्रोजेक्ट को ही क्यों प्रायोरिटी दे रहे? आपके पास और भी तो तरीके हैं इसके लिए। आप जैसे गुजरात है, गुजरात ने सबसे बड़ा सोलर प्लांट बना दिया अपने प्रदेश में। वहां क्यों नहीं इतने बड़े बड़े डैम बनाए उन्होंने? वहां भी है, नर्मदा है, वहां बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, वहां पे क्यों नहीं बना रहे वो लोग? अब हर प्रदेश को देखिए, इस प्रदेश में कुछ ज्यादा ही विकास, मतलब विकास मेरे समझ में नहीं आ रहा, हमारे लोगों को उसका फायदा भी नहीं है। मैं आपको सच बताऊं तो इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो फायदा कोई और उठा रहे, लेकिन डिजास्टर हम झेल रहे। डिजास्टर और नहीं झेलेगा कोई। जब कल के लिए आपदाएं आएगी तो हम पे आएगी, दिल्ली वालों पे नहीं आएगी, बम्बई वालों पे नहीं आएगी आपदाएं। तो ये यहाँ के जो मुखिया रहते हैं, यहाँ के जो प्रदेश में सरकार में रहते हैं, उन लोगों को हर आने वाली या पिछली सरकारों को इन विषयों पे जरूर चिंता गहन करनी चाहिए और चिंतन करना चाहिए। और देखिए, हम लोग तो हमेशा एक ही नारा देने जा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ विकास के मेले लगाए जा रहे हैं, कई तरीकों के इन्वेस्टर सेरेमनीज और कराई जा रही है। विकास कहाँ हो रहा? आप तो पहाड़ों को, जंगलों को खत्म कर रहे हैं। आप विकास नहीं कर रहे हैं, आप तो डिजास्टर कर रहे हैं यहाँ। आप विकास, इसको विकास नहीं बोलते। विकास तो कई तरीके हो सकते हैं विकास के। आप एक बात बताइए, नॉर्थ ईस्ट में जाइए आप मणिपाल को देखिए। आप मणिपाल इतना खूबसूरत है, मणिपुर इतना खूबसूरत है कि आप वहां पे भी तो विकास है, वहां के तो सारे लोग विकसित है, उनके पास इतना पैसा है और इतना नेचर को बचा के रखा हुआ उन्होंने। आप उनकी ब्यूटी देखिए, वो नेचर से ही ब्यूटी। और ये प्रदेश भी नेचर की ब्यूटी के लिए जाना जाता था। ये मिनी स्विट्जरलैंड है अगर आप देखा जाए, लेकिन यहाँ के वो सारे मिनी स्विट्जरलैंड उजाड़ दिए हैं हमारी सरकारों ने। बिल्कुल। संदीप चमोली जी, सवाल आप पे भी इसलिए उठता है, अब बेशक आप विपक्ष में हैं, लेकिन आप लोगों को भी 5-5 साल जो है इस प्रदेश में जो है काम करने का मौका मिला है, और आप लोगों की सरकारों ने भी कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट्स में जो तमाम रिपोर्ट्स थी उनकी अनदेखी की है, जिसका खामियाजा आज भी भुगत रहे और आज की भी सरकारें इसी तरीके से काम कर रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि गलतियों से सीखने की जरूरत है, और वही चीज जो आपने गलतियां की थी उनको एटलीस्ट कम्युनिकेट कर दीजिए कि हमारी ये गलतियां थी और आप इसको ना दोहराए? दिव्यदर्शिनी, जो वर्तमान समय में जो लोग इस राज्य को चलाने का काम कर रहे हैं, अगर ये सवाल मजबूती से हम सब उनसे करें तो आज के समय में इस राज्य के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, हैरानी तब होती है, आप सरकार की इच्छा शक्ति को अगर नापने का काम करेंगे तो मात्र चुनाव से और बड़े बड़े होर्डिंग बैनरों से और पोस्टरों से या चुनाव जीतने से आप राज्य का विकास नहीं कर सकते। इस राज्य में जब से भाजपा की सरकार है, पिछले 7 वर्षों तो लगभग भाजपा की सरकार इस प्रदेश में है, जब जब ये आपदाएं आई हैं तब तक सरकार का पूरा तंत्र जो है वो फेल हुआ है। और आपदा के समय ही किसी सरकार की जो इच्छा शक्ति है या ताकत कहेंगे या व्यवस्था कहेंगे, उसको जांचने का समय होता है। आप इसको इस तरीके से देख सकती है कि जब रैणी में आपदा आती है तो वहां भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मंजर था, हाहाकार थी, लेकिन सरकार बहुत देरी में लोगों को रिलीफ देने का काम किया। इस राज्य में जब पूरे भारतवर्ष में कोरोना आया, इस राज्य में आया, तो उस राज्य की स्थिति दिव्यदर्शिनी आपको पता है, लोग सड़कों पे मर रहे थे, वो भी सरकार की इच्छा शक्ति है। और ये जो इस समय जो घटना घटी है, ये हम नहीं कह रहे हैं किसी भी सरकार के समय में ये हो सकता है, लेकिन ये समय था जो धाकड़ धामी बार बार चैनलों के माध्यम से, बड़े बड़े पोस्टर बैनर के माध्यम से, और एक तरफ मोदी जी की फोटो, एक तरफ पुष्कर सिंह धामी की फोटो, और नया उत्तराखंड, सुजन उत्तराखंड, विकास की ओर उत्तराखंड, ये उत्तराखंड, ये समय था कि इस कार्रवाई को अगर सरकार संजीता तरीके से
पहले दिन से करती दिव्य दर्शनी तो इतना लंबे समय नहीं होता। ये मैं इसलिए आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि सरकार के नुमाइंदे ही हमारे साथ जब अन्य मीडिया हाउसेस में बैठे तो वो कह रहे थे 2 दिन के अंदर हम मजदूरों को बाहर निकालने का काम करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड में आपसे बात कह रहा हूं, लेकिन लगभग 10 दिन हो गए और वो मजदूर फंसे हैं। तो इससे समझ सकते हैं या तो अधिकारी सरकार को सही बात नहीं बता रहे हैं या जो सरकार के लोग वहां जा रहे हैं वो सही बात जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। 2 दिन और 10 दिन में दिव्य दर्शनी बड़ा फर्क होता है और फर्क तब ज्यादा हो जाता है अगर सुरंग बंद हो जाती तो तब तो शायद इतनी चर्चाएं हम सब करते भी ना। लेकिन जो 41 जाने मेरे भारतवासी की वहां हमारे लोगों की 41 जाने जो वहां फंसी हुई हैं तो हम सब इसमें चर्चा कर रहे हैं। और दिव्य दर्शनी एक बात मैं कहूंगा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। और ये आपको हमको और भाजपा को समझना पड़ेगा कि ये मुद्दा अब राज्य का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व का मुद्दा बन गया है। इंटरनेशनल न्यूज के चैनलों में आज सब जगह 41 जो हमारी जाने वहां फंसी हुई हैं पूरे भारतवर्ष में मीडिया हाउसेस में उत्तरकाशी छाया हुआ था, ये टनल छाई हुई थी। तो सरकार को इस समय अपनी सदृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए अब एक मजबूत सरकार जो लोकतंत्र में चुनी जाती है उस सरकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए और ये समय जब हम उत्तराखंड के लोगों को ये परिचय देना पड़ेगा, ये एक परिभाषा देनी पड़ेगी कि अगर आप हमारे यहाँ काम करने आते हैं तो अधिकांश में प्रवासी मजदूर हैं तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो सरकार से मैं आग्रह करना चाहूंगा एक विपक्ष होने के नाते कि ये समय जब उत्तराखंड के लोगों की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, आपको मजबूती से इन लोगों की सुरक्षा करने के लिए एक मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कदम तब डगमगा जाते हैं जब लोगों की संख्या पे प्रश्न चिन्ह उठते हैं। ये कदम तब डगमगा जाते हैं जब मशीन आधे खोदने के बाद खराब हो जाती है। ये कदम तब डगमगा जाते हैं जब सुरक्षा मानकों की अनदेखी होती है। तो दिव्य दर्शनी आपके चैनल के माध्यम से पुष्कर सिंह धामी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, हम सबके मुख्यमंत्री हैं कि इच्छा शक्ति दिखाने का समय है और राजकाज के सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले अपने भारतवासी की जान बचाने की आवश्यकता है। बिल्कुल पिरसाली जी, जरूरत ये समझने की है क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। जब हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट हम यहाँ लेकर आएंगे तो सवाल हम हमेशा पूछते हैं कि आखिर पहाड़ में इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि ज्योग्राफिकल अगर आप बात करेंगे वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति बहुत फर्क है और हम बिल्कुल फुटहिल्स में हैं। हिमालय के जो एक्टिव पहाड़ है कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत फूक फूक के कदम विकास की ओर रखने पड़ेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक बार ओवरऑल जितने भी बड़े काम चल रहे हैं उनका सर्वे ढंग से होना चाहिए, क्योंकि इस वाले प्रोजेक्ट में ओएनजीसी को सर्वे का काम मिला है। कल यानी 21 तारीख को रिपोर्ट भी सौंपी जानी है, उसके बाद डिसाइड होगा। तो आपको नहीं लगता ये सर्वे के काम हर क्षेत्र में पहले ही हो जाने चाहिए? दिव्य दर्शनी, कभी भी जब कोई योजना बनती है, परियोजना शुरू होती है तो उससे पहले उसका पूरा निरीक्षण किया जाता है, उस पर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाता है और उस रिपोर्ट पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया जाता है, तब काम शुरू किया जाता है। अब रही बात विकास की, तो विकास यहाँ होना जरूरी है, क्योंकि उत्तरकाशी जैसी जगह, आप बागेश्वर जैसी जगह या फिर चमोली जैसी जगहों पर जो बहुत सुंदर बुग्याल हैं, बहुत सुंदर साइटें हैं, वहां तक पहुंचने के लिए अप्रोच तो आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप चार धाम यात्रा जैसी चौड़ी सड़कें नहीं बनाएंगे तो लोग दिल्ली से वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो लोगों का समय कम लगे, लोग वहां पर आना पसंद करें और आना चाहते हैं तो आराम से आ सके, इसलिए हवाई पट्टी भी बननी जरूरी है। समय बचाने के लिए टनल्स भी बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पहाड़ी रास्ता करते हैं तो यहाँ से लेके अगर आप अपने घर तक जाते हैं तो कम से कम 9 घंटा 10 घंटा लगता है। अगर हम कोई अल्टरनेट रूट बना के उसको 4 घंटा कर देंगे तो आप फिर आने जाने में आपको सुविधा हो जाएगी। यही सरकार का फोकस है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो विकास हो रहा है उससे हमारी जो जीवन है वो जीवन बड़ा सुगम बने, इस दृष्टि से सरकार काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अभी तक का विकास हो रहा है और एक परियोजना नहीं, हजारों परियोजना काम कर रही हैं। सारी परियोजनाओं का निरीक्षण हो रहा है, लेकिन ये चूक जो कंपनी से हुई है, ये जो चूक हुई है, इसका जो वहां पर अभी हमें समस्या आ रही है, इसका भी निदान निकालने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। हम कदम नहीं उठा रहे, हम कदम उठा चुके हैं उनकी जान बचाने के लिए। आप देखें कि दुनिया भर के विशेषज्ञ, अमेरिका से हो चाहे किसी भी कंट्री से हो, मशीनें लेके, अल्ट्रासोनिक मशीनें लेके, सारी चीजें लेके वहां पर पहुंचे हैं। और अब जो भी काम होगा वो बहुत फुल प्रूफ काम होगा और मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में काम पूरा ही हो जाएगा। जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है उस पर बहुत ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। लेकिन
पिरसाली जी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप एडवांस हो चुकी है। अगर हम अन्य देशों की बात करें, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर इस लिहाज से ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, सिस्मिक एक्टिविटीज बहुत होती है। जापान हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो इस तरीके से बनाई गई हैं कि वो किसी भी भूकंप को झेलने की क्षमता रखती हैं। और कई बार हमारे जिस तरह से टेरेन है, पहाड़ है, उसमें किस तरह से लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है, वो किस तरीके से पूरी नेटिंग की जाती है, वो भी टेक्नोलॉजी हमने अपना ली है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ऐसी देशों से सीख लेनी चाहिए जहां पर नेचर को बचाते हुए उन लोगों ने विकास किए हैं और बेहतर विकास किए हैं, रोड पहुंचाई है, टनल्स बनाई है, रेल पहुंचाई है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आप देख लीजिए, स्विट्जरलैंड को देखिए, जापान को देखिए, चाहे आप जर्मनी, फ्रांस को देखिए, वहां पर ये टेक्नोलॉजी, ये नहीं कि पहाड़ों में सुरंग नहीं बनाई गई है, वहां भी ऐसे पहाड़ हैं उनमें भी सुरंग बनाई गई है। टेक्नोलॉजी पूरी है। आप इसमें देखिए कि दो चीजें हैं। अगर सुरंग पूरी तैयार हो जाए तो बहुत मजबूत है, लेकिन जो यहाँ पर जो नेग्लिजेंस हुआ है, अनदेखी जो हुई है, जो ह्यूम पाइप वहां पर बिछाने चाहिए थे, जो कुछ दिन पहले कंपनी ने निकाल ले थे, वो एक बड़ी मिस्टेक है जो अभी जो प्रथम दृष्टया जो आ रही है सामने और जांच में, तो वो नहीं निकाले जाने चाहिए। अब वो कैसे निकाले क्या नहीं, उस पर तो एक्शन होना ही होना है। लेकिन जो लापरवाही हुई, वो लापरवाही तो हुई है, उस पर एक्शन होगा। लेकिन जो अंदर जाने फंसी हैं, उन जानों को निकालने का सबसे पहला काम वो है, तो उसमें ज्यादा अभी ताकत लगाई जा रही है। और हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि उन जानों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसलिए विपक्ष से भी प्रार्थना है कि इस घड़ी में अगर राजनीति ना हो, ज्यादा सही है। आपके पास कोई बेहतरीन सुझाव अगर सरकार के लिए है तो कृपया आप दीजिए, उन सुझावों को भी वहां पर होगा। नहीं तो दुनिया भर के बहुत विशेषज्ञ वहां पर पहुंचे हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के नेताओं के सुझाव की जरूरत ऐसे नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप में विशेषज्ञ हैं, वो वैज्ञानिक हैं, वो काम कर रहे हैं और वो काम करेंगे। हम विज्ञान के भरोसे भी हैं, हम भगवान के भरोसे भी हैं। बिल्कुल। और संदीप चमोली जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि ऑन स्क्रीन यहाँ पर आपसे सुझाव मांग लिए गए हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा इस बात से परेशान होते हैं कि आपके पास सुझाव बहुत रहते हैं लेकिन विपक्ष की, बीजेपी या सत्ता पक्ष सुनता नहीं है, तो हम क्या करें। तो अब तो आप यू आर वेलकम अपने सुझाव देने के लिए। आप क्या करेंगे? दरअसल सत्तारूढ़ दल में बहुत कम भाजपा के ऐसे नेता हैं जो ऐसा खुला जो कहेंगे ऑफर जो है विपक्ष के लोगों को देते हैं। नवीन पिरसाली भाई ने इसमें कदम उठाया, ये बहुत ही अच्छी बात है और होना भी चाहिए। हम विपक्ष के होने के साथ साथ हम भी इस राज्य के वासी हैं। अगर इस राज्य की छवि अगर पूरे देश में खराब होती है तो व्यक्तिगत कांग्रेस की, जो कांग्रेस के लोग उत्तराखंड के वासी, हम भी उत्तराखंड के वासी हैं। कांग्रेस हो सकता है कि हमारी विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन हमारी जो छवि देश में जो गलत छवि जाएगी, क्योंकि मजदूर जो हैं लगभग कई राज्यों के मजदूर उसमें फंसे हैं, उस छवि को हम भी नहीं चाहते कि वो खराब हो। लेकिन इसके साथ ही साथ दिव्य दर्शनी, ये टनल जो धसी है, ये जो विकास इस राज्य में तत्कालीन सरकार द्वारा कराया जा रहा है, ये उस विकास पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है और साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी को और बढ़ाने का काम करती है और सरकार को सचेत करती है कि ये घटना जो है ये प्रारंभ हुई है, क्योंकि कई सुरंगें इस राज्य में बन रही हैं। और मैं बड़े भाई जो नवीन पिरसाली, इनकी बात को मानता हूं कि लोगों को उत्तराखंड में सुंदर खूबसूरत जगह उनको देखना चाहिए, लेकिन देखने के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि लोगों की सहूलियत के लिए, इस राज्य के लोगों के लिए घातक ना हो जाए। आपको पता है दिव्य दर्शनी, जो ऑल वेदर रोड बनी है यहाँ से केदारनाथ जाने में, स्वयं इस बार गया हूँ, इतनी खराब है। देवप्रयाग से आप तोता घाटी से जब श्रीनगर तक जाएंगी तो जाना उस पर दुश्वार है। विकास के लिए स्वागत योग्य है, लेकिन वो विकास अगर हमारे विनाश पे कोई करना चाहता हो, कोई सरकार करनी चाहती हो, तो इसके सरासर में व्यक्तिगत रूप से और पार्टी फोरम में भी उसके एकदम खिलाफ हूं। क्योंकि विकास आप करिए, लोगों को दिखाइए, लेकिन अपने विनाश पे मैं विकास नहीं होने दूंगा। दिव्य दर्शनी, सरकार से आग्रह है कि आप इच्छा शक्ति के साथ काम करिए, इस राज्य की छवि पूरे देश में अच्छी जाए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, लेकिन तब सोचने पे हम सब मजबूर हो जाते हैं जब 10 दिनों में, दिव्य दर्शनी 10 दिन काफी लंबा समय होता है, 10 दिनों में अगर हमारी जो कार्य की जो गति है वो अगर शून्य हो तो तब सोचना पे हम लोग मजबूर हो जाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो 41 जानें वहां बची हैं, उन जानों से बाबा केदार से, भगवान उत्तरकाशी की धरती से, वो गौमुख की धरती में ये घटना घटी है, मैं अपनी
गंगा माई से ये आग्रह करता हूं कि वो सब लोगों की जान की रक्षा करें और जल्द से जल्द वो लोग सुरक्षित हमारे सामने आए। बिल्कुल वीरेंद्र शर्मा जी, हमने एक समय ऐसा भी देखा है जब यहाँ पर जो राजनीति, देश की भी नहीं राज्य की भी राजनीति ऐसी हुआ करती थी, पक्ष विपक्ष बेशक आरोप प्रत्यारोप करते थे लेकिन वो हेल्दी क्रिटिसिज्म हुआ करता था और दोनों की तरफ से ये कहा जाता था कि हमारी सुनी जाती है। अब क्या आप उम्मीद करते हैं इस तरीके का वापस दौर आप देखते हैं राजनीति में आगे आने वाले समय में? शॉर्ट में जवाब दीजिए। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। आजकल की राजनीति उस लेवल की नहीं है जो पहले के राजनेताओं की हुआ करती थी। वो अपने उनके मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे। आज मनभेद है, एक्चुअल में मनमुटाव है आपस में, राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बीच में आपस में अंदर खाने में भी बहुत सारे मनमुटाव होते हैं। परंतु आज के नेता उस दृष्टिकोण से नहीं देखते आज की राजनीति को कि हम किसी प्रदेश के या देश हित में, जो हम सब काम तो एक ही कर रहे हैं ना, देश को या प्रदेश को आगे ले जाने का काम। अगर आप राजनीति में हैं तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के लोग हो, सारे का मकसद अगर एक है कि हमने देश का विकास करना है या उस प्रदेश का विकास करना है, हम जिस प्रदेश के वासी है, तो फिर उनके बीच में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। आज के राजनेता मेरे को इस दृष्टि के नहीं लगते हैं और ये सच्चाई है आज की। और आप इसको बड़े अच्छे से अभी एनालाइज करिए, आप तो रेगुलरली नेताओं से आपकी भेंट होते रहती है और आप सरकार के कारनामों को और रोज के बयानों को सुनते रहते हैं, तो किस तरीके से देश भर में छीटाकशी चलती है एक दूसरे के ऊपर, ये बहुत दुर्भाग्य है। और ये राजनीति हमारे देश की सही डायरेक्शन में नहीं है। जिस तरीके की राजनीति पहले हुआ करती थी, आज से 2 दशक पहले की बात कर रहा हूं मैं, 2 दशक पहले की बात, लेकिन 2000 के दौर के बाद राजनीति का जो एक परिप्रेक्ष्य है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो गया है। आजकल के राजनेताओं का लेवल, स्तर हर तरीके से घट गया है। मैं यहां तक बता देता हूं, ये तो बात छोटी सी बात है, हम लोग तो छोटे छोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देश के बड़े बड़े पदों में बैठे हुए नेताओं की सोच भी वही है। आज जो बड़े बड़े पदों में सरकार में बैठे हुए हैं वो भी इतना निचले स्तर तक गिर जाते हैं कभी कभी वोट बैंक के चक्कर में कि वो ये भूल जाते हैं कि हम जिनके ऊपर ये सब कर रहे हैं वो भी तो हमारे ही देश के हैं। हम विदेशियों से क्या लड़ेंगे जब हम आपस में, आप कल के मैच की घटना देख लीजिए, हमारे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज शायद आपका मन भी नहीं होगा खुश कि हमारे साथ कल क्या एक हिसाब से वो हादसा हुआ है, वो सब राजनीति है, उसमें सब राजनीति की परिप्रेक्ष्य के चक्कर में उन्होंने लिपापोती करने के चक्कर में अब देख लो, अब 11 लोग 140 करोड़ के मन को दुखा के चले गए। 11 लोगों ने, सिर्फ 11 लोगों ने, उनमें यूनिटी थी, उनमें शक्ति है। वो शक्ति किस लिए है? क्योंकि उनमें यूनिटी है और यूनिटी में हमेशा शक्ति होती है, हमारे में वो चीज नहीं है। ठीक, ये नवीन पिरसाली जी, फाइनल में आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आप आश्वस्त करना चाहेंगे, किस तरह से काम होगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को भी ये कहना चाहता हूँ और जो वहाँ पर फंसे हुए लोग हैं उनके परिवारों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तरह से संवेदनशील भाव से, संकल्पित भाव से क्रियाशील है उन सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकालने के लिए। और जो विश्व के सबसे बेहतरीन इंतजाम होते हैं वो इंतजाम वहाँ पर कर दिए गए हैं। विश्व के बेहतरीन विशेषज्ञ वहाँ पर हैं। सरकार पूरी तरह से अपनी निगरानी में काम कर रही है। आप थोड़ा सा धैर्य और रखिए और बहुत सुंदर तरीके से उनको बाहर निकाला जाएगा और सुरक्षित निकाला जाएगा, यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल, आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, जो सिलक्यारा टनल हादसा हुआ उसके बाद 9 दिन का वक्त हो चला है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम प्लान्स बनाए जा चुके हैं, ABCD तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रिलिंग, किस तरीके से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। लेकिन ये वक्त है सभी को साथ मिलकर इस बात पर ध्यान देने का कि किस तरीके से उनका रेस्क्यू होगा, क्या प्लान्स बनाए जा रहे हैं। और हम फिर HNN के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उस पर ध्यान दें, उस पर फोकस करें। और हेल्पलाइन नंबर्स लगातार दिए गए हैं, उन पर संपर्क करके आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। बहरहाल, क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।